भारत के इतिहास में ना एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। देश की जनगणना जो हर 10 साल में होती है, इस बार सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि एक डिजिटल क्रांति बनने जा रही है। 2027 में होने वाली ये जनगणना हमारे देश की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। सोचिए, इसमें हर घर की सटीक लोकेशन भारत के नक्शे पर होगी और 94 साल के लंबे इंतजार के बाद जातीय गणना भी लौटेगी। तो सवाल यही उठता है कि इसे क्रांति क्यों कहा जा रहा है? आखिर ये महज एक हेडकाउंट से बढ़कर कैसे है? देखिए, इसका जवाब छिपा है उस तरीके में जिससे ये जनगणना होगी और उस डेटा में जो इससे निकलेगा। ये वो डेटा है जो आने वाले कई दशकों के लिए भारत की नीतियां और विकास की दिशा तय करेगा। इस जनगणना को जो बात पहले की सभी जनगणनाओं से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है ये 3 गेम चेंजिंग बदलाव। पहला, ये पूरी तरह डिजिटल होगी, मतलब अब कागज कलम की जगह टैबलेट्स लेंगे। दूसरा, लगभग एक सदी के बाद एक व्यापक जातीय गणना की वापसी हो रही है। और तीसरा, हर घर को डिजिट डॉट के जरिए जियो टैग किया जाएगा, यानी हर घर का अपना एक डिजिटल पता होगा। चलिए, अब समझते हैं कि ये इतना बड़ा काम आखिर होगा कैसे। पूरी प्रक्रिया को 2 मुख्य चरणों में बांटा गया है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, देश की एक सटीक, गहरी और पूरी तस्वीर तैयार करना। तो इसकी टाइमलाइन कुछ इस तरह दिखेगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें सिर्फ घरों की गिनती और उनसे जुड़ी जानकारी ली जाएगी। फिर आएगा दूसरा और मुख्य चरण, यानी लोगों की गिनती, जो फरवरी 2027 में होगी और इसके लिए रेफरेंस तारीख होगी 1 मार्च 2027। इसका मतलब सीधा है, उस तारीख की आधी रात को जो व्यक्ति भारत में जहां भी होगा उसे वहीं गिना जाएगा। इन दोनों चरणों का फोकस बिल्कुल अलग-अलग है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहला चरण है हार्डवेयर का सर्वे, यानी घर कैसा है, पक्का है या कच्चा, पानी बिजली जैसी सुविधाएं हैं या नहीं। इस दौरान किसी से भी नाम, उम्र या जाति जैसे व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वहीं दूसरा चरण है सॉफ्टवेयर का सर्वे, जिसमें हर एक व्यक्ति की गिनती होगी और उनसे जुड़ी जानकारी जैसे नाम, उम्र, धर्म और जाति को दर्ज किया जाएगा। और इस बार एक बहुत बड़ी और नई सुविधा भी है। इतिहास में पहली बार लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने का मौका मिलेगा। सेंसस पोर्टल या ऐप के जरिए कोई भी घर बैठे अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकता है। ये न सिर्फ प्रक्रिया को तेज बनाएगा, बल्कि लोगों की भागीदारी भी बढ़ाएगा। अब जरा पहले चरण में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके लिए 33 सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है। 33 सवाल, जी हाँ, ये वो सवाल हैं जो बताएंगे कि भारत असल में रहता कैसे है, और ये सब बिना किसी का नाम पूछे। ये सिर्फ घरों की कहानी है जो मिलकर देश की कहानी बनेगी। तो ये सवाल किस तरह के होंगे? पूछा जाएगा कि घर की दीवारें और छत किस चीज की बनी है, कितने कमरे हैं, पीने का पानी घर के अंदर है या बाहर से लाना पड़ता है, साथ ही घर में टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर या गाड़ी जैसी चीजें हैं या नहीं। और एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये भी है कि घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है। ये छोटी छोटी जानकारियां मिलकर देश की आर्थिक और सामाजिक सेहत की एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, जनगणना के दौरान कोई भी अधिकारी किसी से भी बैंक खाते, आमदनी या पैन कार्ड जैसी कोई भी वित्तीय जानकारी नहीं मांग सकता। ये डेटा पूरी तरह गोपनीय है और इसका टैक्स या किसी भी वित्तीय जांच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं उन 2 सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलावों पर जो इस जनगणना को ऐतिहासिक बना रहे हैं, एक तकनीकी और दूसरा सामाजिक। सबसे पहले बात करते हैं डिजिट डॉट यानी जियो टैगिंग की। ये सुनने में भले ही तकनीकी लगे, पर इसका मतलब बहुत सरल है। जनगणना कर्मचारी जब किसी घर जाएंगे तो अपने डिवाइस से उस जगह की जीपीएस कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे देश के हर घर, हर झोपड़ी, हर इमारत की एक सटीक लोकेशन डिजिटल मैप पर अंकित हो जाएगी। सचमुच पूरा भारत एक डिजिटल नक्शा बन जाएगा। और इसका फायदा क्या है, जरा सोच कर देखिए। किसी इलाके में बाढ़ या भूकंप आने पर सरकार मैप पर बस एक क्लिक से देख सकती है कि कौन कौन से घर प्रभावित हुए हैं और मदद सीधे उन तक पहुंचाई जा सकती है। चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा ज्यादा निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा। शहरों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें कहाँ बननी है, इसका फैसला असल डेटा पर आधारित होगा। और तो और वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने में भी ये तकनीक बहुत काम आएगी।
और अब बात दूसरे बड़े बदलाव की, जिसके लिए देश ने 94 साल इंतजार किया है। आज़ाद भारत में पहली बार एक व्यापक जातीय गणना होने जा रही है। आखिरी बार ऐसा 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। जाहिर है ये एक संवेदनशील विषय है और इसे लेकर अलग-अलग विचार हैं। समर्थकों का मानना है कि सामाजिक न्याय के लिए ये डेटा जरूरी है ताकि कल्याणकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंच सकें। वहीं कुछ आलोचकों को चिंता है कि इससे समाज में जातिगत पहचान और मजबूत हो सकती है। बहरहाल सरकार ने फैसला ले लिया है और इसे जनगणना में शामिल किया जाएगा। तो आखिर में इन सब कवायद का मतलब क्या है? ये लाखों करोड़ों आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। जनगणना से मिले डेटा के आधार पर ही ये तय होता है कि किस राज्य को विकास के लिए कितना पैसा मिलेगा, कहाँ नए स्कूल बनाने हैं और कहाँ अस्पतालों की जरूरत है। राशन, आवास और पेंशन जैसी योजनाएं सही लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, ये भी इसी डेटा से पता चलता है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये डेटा एक मजबूत नींव का काम करेगा। और अंत में एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है कि जनगणना में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी अदालत में कानूनी सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये न तो नागरिकता का प्रमाण है और न ही निवास का। ये डेटा सिर्फ और सिर्फ देश की नीतियों के लिए है और पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। इसलिए जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो तो सही जानकारी देकर देश के भविष्य को आकार देने में अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि जैसा कहा गया है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कितने हैं और कैसे हैं, तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें कहाँ जाना है।